हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी हेडलाइन है कि राष्ट्रीय आपदा के समय मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। टीकाकरण के जरिए कोरोना महामारी से निपटने की जंग के बीच वैक्सीन की कीमतों को लेकर उठ रहे सवालों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की कीमतों के पीछे क्या आधार है और कीमतें कितनी युक्ति संगत हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन के उत्पादन, आपूर्ति और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी जवाब मांगा है। मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय सुप्रीम कोर्ट मूर्खदर्शक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट पर पाबंदी लगाना नहीं है। हाई कोर्ट स्थानीय स्तर पर चीजों को ज्यादा समझकर निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट को सहयोग देने और पूरक भूमिका निभाने का काम करेगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कोरोना महामारी से उपजी स्थिति पर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मंगलवार को सुनवाई की। कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में चल रही सुनवाइयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति स्पष्ट करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था तो कुछ वकीलों ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाइयों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की आशंका जताते हुए आपत्ति उठाई थी। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार। सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट के बाद मंगलवार को नए मामलों में तेज वृद्धि देखी गई। बीते 24 घंटों में 3,62,757 नए मामले आए। इस दौरान 3,285 लोगों की मौत से देश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गया। ऐसा पहली बार है जब कोरोना से इतनी तादाद में मौतें हुई और नए मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल सक्रिय मामले बढ़कर 29,72,106 हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, न जीत का जश्न मनेगा न ही निकलेगा विजय जुलूस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद चुनाव आयोग अब मतगणना और जीत पर होने वाले जश्न को लेकर काफी सख्त हो गया है। 2 मई को होने वाली मतगणना के पहले आयोग ने मंगलवार को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि जीत के बाद जश्न का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए विजय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोग को इजाजत मिलेगी। किसी उम्मीदवार के घर और पार्टी दफ्तर के बाहर भीड़ जमा होने पर नेता व पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पूरे देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। इस बीच अलग अलग हाईकोर्ट में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि आयोग अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करवा सका। पिछले दिनों आयोग ने रैली, रोड शो और आदि को सीमित करने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके कुछ नेता बाज नहीं आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह निर्देश ऐसे समय दिया है जब बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग होना अभी बाकी है, जो कि 29 अप्रैल को होनी है। नेक्स्ट है, बालिग हैं तो टीके के लिए आज से कराएं पंजीकरण। कोरोना को मात देने के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोग आज से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। 1 मई से सभी बालिग लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। मई महीने में वैक्सीन की लगभग 14 से 15 करोड़ डोज उपलब्ध होगी, जिससे हर दिन 50 लाख से ज़्यादा के टीकाकरण की उम्मीद है। अप्रैल टीकाकरण का दैनिक औसत 30 लाख के आसपास रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अधिकांश राज्यों ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को टीके के लिए ऑर्डर दे दिया है। वहीं राज्यों को केंद्रीय कोटे से भी वैक्सीन की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें हर बालिग को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण जरूरी होगा। बिना पूर्व पंजीकरण के किसी को वैक्सीन नहीं लगेगी। तीसरे चरण में टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की स्थिति को देखते हुए पूरी तैयारी का निर्देश दिया है। राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र खोलने को कहा गया है। नेक्स्ट है, पूरे कोरोना टीकाकरण पर जीडीपी का 0.32% खर्च का अनुमान। एक नई बहस छिड़ी है कि कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण का पूरा जिम्मा केंद्र को उठाना चाहिए या राज्यों को भी इसमें हिस्सेदारी निभानी चाहिए। एक तरफ जहां राजनीतिक खींचातान और आरोप प्रत्यारोप हावी है, वहीं एक सवाल पैसे का भी है। क्या वर्तमान में आर्थिक हालात में राज्य किसी तरह की हिस्सेदारी करने की स्थिति में है?
इस पूरी बहस में यह बात छूटी जा रही है कि केंद्र और राज्य संयुक्त जिम्मेदारी निभाएं या केवल केंद्र। वैसे यह खर्च बड़ी कमाई देने वाला है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 0.32% खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इस खर्च से जीडीपी को 2-3% तक गिरने से बचाया जा सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण अभियान में होने वाला खर्च जीडीपी को बचाने के लिए किए गए निवेश जैसा है। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत को संदेश, कोरोना से मिलकर जीतेंगे जंग। कोरोना के इस संकट काल में एक के बाद एक देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी मंगलवार को हिंदी में फेसबुक पोस्ट करते हुए भारत के साथ सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में फ्रांस हर संभव मदद के लिए तैयार है। मैक्रोन ने कहा कि हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं उससे कोई अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस और भारत हमेशा एकजुट रहे हैं। हम सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से जुटे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि एकजुटता हमारे राष्ट्र के केंद्र में है। हम दोनों देशों के बीच की मित्रता के केंद्र में है। हम साथ मिलकर जीतेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत को मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजने की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनरेटर आसपास की हवा से ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है। यह जनरेटर किसी अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में 10 साल तक आत्मनिर्भर बना सकता है। विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना के कुछ शिविरों को किया तबाह। पूर्वी म्यांमार में थाईलैंड की सीमा के नजदीक मूल अल्पसंख्यक केरन समुदाय के लड़ाकों ने म्यांमार की सेना की बाहरी चौकियों पर हमला कर तबाह कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला वार में म्यांमार की सेना के इस अड्डे पर कब्जा कर लिया है। इस कदम को नागरिक सरकार गिराने वाले सैन्य शासन के विरोध का उम्दा तरीका बता रहे हैं। केरल विद्रोहियों के इस हमले के कुछ घंटों बाद म्यांमार की सेना ने केरल विद्रोहियों के कब्जे वाले गांव पर हमला किया। पापुन जिले के गांव पर 5 बम गिराए गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है संदेह जगाने वाला अमेरिकी आचरण, और इस पर यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्षवी पंत द्वारा। आखिरकार कुछ ना नुकुर के बाद अमेरिका ने भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसमें टाल मटोले से जो नुकसान होता था वह तो हो ही गया। बीते 2 दशकों से भी अधिक समय से दोनों देशों के जो रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे थे, उस पर बाइडेन प्रशासन ने 2 दिन में ही पानी फेरने का काम कर दिया। फिलहाल भारत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के जिस अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व संकट से दो चार है, उसमें पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल पड़ोसी तक कम से कम प्रतीकात्मक ही सही लेकिन साथ में खड़े होने की बात तो कर रहे हैं। इसकी तुलना में खुद को भारत का सबसे बड़ा हितैषी और सहयोगी बनाने वाले अमेरिका का रवैया देखिए। भारत द्वारा वैक्सीन के लिए कच्चे माल की मांग कर रहे अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम पहले अपने लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका का यह रवैया न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर आघात करने वाला बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है, वह भी तब जब अमेरिका चीन के मुकाबले अपनी नई छवि गढ़ने में जुटा है। अमेरिका ने यह बयान तब दिया है जब वहां वैक्सीन के भंडार लबालब भरे हैं। एक बड़ी संख्या में अमेरिकियों को कोरोना रोधी टीका लगाया भी जा चुका है। जब अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हो तो दूसरे देशों की मदद न एक तरह से मानवता के प्रति अपराध ही होगा। इसी महीने 7 अप्रैल को भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी जंगी जहाज की गश्त को कुछ दिन बीते ही थे कि अमेरिका ने भारत की वैक्सीन के लिए सामग्री देने में आनाकानी कर एक गलत संदेश दिया। इससे यही जाहिर होता है कि बाइडेन प्रशासन भारत की संवेदनाओं को लेकर असंवेदनशील है। भले ही अमेरिकी मदद के बाद तात्कालिक रूप से इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ होते हैं। कोरोना काल में चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला का विकल्प बनाने की पहल को इससे आघात पहुंचेगा। एक आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका की साख को बड़ा झटका लगेगा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ अरसे से भारतीय विदेश नीति के अमेरिका के पक्ष में हद से ज़्यादा झुकने का आरोप लगाने वाले खेमे को भी इससे ताकत मिली है कि भारत उस पर अधिक भरोसा करने का जोखिम न मोल ले। भारतीयों के मन में भी अमेरिका को लेकर एक नकारात्मक धारणा बनेगी। साथ ही
क्वाड, हिंद प्रशांत भागीदारी, द्विपक्षीय व्यापार और अवसंरचना के स्तर पर दोनों देशों के बीच जुड़ाव पर भी ग्रहण लग सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका के साथ संबंधों में पुरानी हिचकिचाहट वापस लौटने इस मामले का एक सबक यह भी है कि भारत को सोचना होगा कि उसे अपनी अन्य लड़ाइयों की तरह कोरोना के खिलाफ जंग भी खुद ही जीतनी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है नफरत और नकारात्मकता का वायरस, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दारुण दृश्य उपस्थित कर दिया है। चारों ओर से निराशा, हताश करने वाले समाचार सूचनाएं आ रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना कठिन है जिसके घर परिवार, निकट संबंधियों या मित्रों में कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। संकट केवल अस्पतालों के बेड का ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन और कुछ खास दवाओं का भी है। इसके अलावा कोरोना जांच और विशेष रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना और समय रहते उसकी रिपोर्ट हासिल करना भी मुश्किल है। स्वास्थ्य ढांचा चरमराता दिख रहा है, लोग बेहाल हैं। स्वास्थ्य ढांचा केवल इसलिए चरमराता नहीं दिख रहा कि यकायक कोरोना मरीज बहुत बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि वह पहले से ही दयनीय दशा में था। सच यह है कि यदि स्वास्थ्य ढांचा बेहतर हो तो शायद वह इतने अधिक कोरोना मरीजों का बोझ सह नहीं पाएगा। आखिर यह तथ्य कि चंद दिनों पहले इटली, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में भी कोरोना मरीजों की देखभाल में नाकाम साबित हो रहे थे, उनके पास भी दूसरी लहर से बचने की तैयारियों का अवसर था, मगर वे भी चूक गए और भारत में से कम आबादी और बेहतर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद वहाँ कहीं अधिक लोग मरे हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि देसी विदेशी मीडिया का एक हिस्सा किस तरह भारत की त्रासदी से आनंदित हो रहा है। फिर भी वह कुछ का उल्लेख जरूरी है। झूठी खबरों के लिए कुख्यात एक वेबसाइट ने लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ करने से कोरोना संकट दूर हो जाएगा। पोल खुली तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसी खबरों का जो दूसरे मीडिया माध्यम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वे ना तो माफ़ी मांगने की जरूरत समझते हैं और ना ही खंडन करने का विचार करते हैं। वास्तव में ऐसे शरारती देसी मीडिया माध्यम ही उन विदेशी मीडिया माध्यमों को कच्चा पक्का माल उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है संकट की गंभीरता समझें। कोरोना संकट से उपजे हालात पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। ऐसी कोई टिप्पणी तो तब मायने रखती है जब यह सवाल उठा होता कि आखिर इस राष्ट्रीय संकट के समय शीर्ष न्यायालय क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि देश के कई उच्च न्यायालय भी कोरोना संकट से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। उनमें से कई राज्य सरकारों को डांटने फटकारने में लगे हुए हैं। जब उच्चतर अदालतें यह देख रही हैं कि केंद्र, राज्य और उनका प्रशासन कोरोना संकट से निपटने के लिए अपने स्तर पर भरसक कोशिश कर रहा है, तब फिर उनके खिलाफ कठोर टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। ये टिप्पणियां संकट से जूझ रहे तंत्र के मनोबल को प्रभावित करने अथवा उनकी प्राथमिकताओं को गड़बड़ाने वाली साबित हो सकती हैं। निसंदेह वहां अवश्य हस्तक्षेप किया जाए जहां जानबूझकर हीला हवाली हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत में नहीं सुधरे हालात तो यूएई में होगा T20 विश्व कप। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भी नज़र है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले T20 विश्व कप होना है। आईसीसी ने कोरोना को देखते हुए पहले ही बैकअप प्लान के तहत संयुक्त अरब अमीरात को स्टैंड बाई के तौर पर रखा है। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण के हालात काफ़ी ख़राब हैं और इसको देखते हुए आईसीसी अपने बैकअप प्लान के बारे में सोच रहा है। हालांकि अभी उसका विश्व कप यूएई में स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं है और कम से कम वह 1 महीने तक और इंतजार करेगा। तो ये आज का यानी 28 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज आपको वीडियो लेट मिला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।